ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का सेकेंड वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक चार्जेस के थ्रू कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो सेम नेचर के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं और जो अपोजिट नेचर के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपल्स करेगा, नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपल्स करेगा, बट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की सेकेंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ने से पहले हमें क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। जब भी कोई प्रॉपर्टी किसी फिक्स वैल्यू पर रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए कि इसकी यही पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, इसके अलावा कोई भी रैंडम वैल्यूज़ नहीं हो सकती, तो उस टाइम पर हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वो प्रॉपर्टी क्वांटाइज्ड है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन का डेली लाइफ में कई एग्जाम्पल हैं, जैसे अमाउंट ऑफ मिल्क इन पैकेट। मार्केट में जो मिल्क का अमाउंट होता है, पैकेट में जो मिल्क का अमाउंट होता है वो भी क्वांटाइज्ड होता है। हमें मार्केट में 200 ml का, 500 ml का और 1000 ml के पैकेट मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी रैंडम वैल्यू का पैकेट नहीं मिलेगा। जैसे 800 ml का दूध का पैकेट नहीं मिलेगा। ऐसे है वैल्यू ऑफ करेंसी। करेंसी की जो वैल्यू होती है वो भी क्वांटाइज होती है। हमें 10 रुपये के नोट, 20 रुपये के नोट, 50, 100, 500, 2000 रुपये के नोट देखने को मिल जाएंगे, बट इसके अलावा कोई भी रैंडम वैल्यू का नोट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे 70 रुपये का या 80 रुपये का नोट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करेंगे तो वो फंडामेंटल चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब जो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उसको हम फंडामेंटल चार्ज या बेसिक चार्ज या फिर एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। तो किसी बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसका एक फार्मूला है, दैट इज़ Q इज इक्वल टू प्लस या माइनस NE। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q यहाँ पर उस बॉडी के ऊपर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रिमूव किए गए हैं या फिर ऐड किए गए हैं उस बॉडी को चार्ज करने के लिए। और N की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, वो कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। जब भी हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमेशा होल नंबर इंटीजर में होंगे, ना कि 1.5 या फिर 2.5 या फिर 7.5। तो वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। और E जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज या फिर एलिमेंट्री चार्ज या फिर हम उसको बोलते हैं बेसिक चार्ज। इस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का रीज़न क्या है? जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसमें से हम इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ओनली इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। केवल इंटीजर नंबर में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अगर किसी बॉडी के पास N1 इलेक्ट्रॉन है और उसके पास N2 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उसके ऊपर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उनके सम के इक्वल होगा। तो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इक्वल्स Q इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन प्लस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से आ जाएगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ से जो फार्मूला आ जाएगा दैट Q इज इक्वल टू हो जाएगा N2 माइनस N1
टाइम्स इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम एक्चुअल में कितना चार्ज होता है? हमें पता है कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करने की एक यूनिट होती है। अच्छा, हमें ये भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। बट एक कूलाम कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फार्मूले से, जो कि होता है Q = Ne। तो यहाँ पर अगर हम वो फार्मूला लगाएं यहाँ पर, तो हो जाएगा Q = Ne और N हो जाएगा Q/E। Q की वैल्यू है 1 कूलाम और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो N की वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम में कुछ इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम वास्तव में बहुत बड़ा चार्ज है। तो चार्ज की और भी छोटी यूनिट्स हैं जिसमें हम उसको मेज़र करते हैं, जैसे 1 माइक्रो कूलाम होता है 10⁻⁻6 कूलाम और 1 मिली कूलाम होता है 10⁻⁻3 कूलाम। तो एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 1 कूलाम इज़ अ ह्यूज चार्ज। चलो इसको ऐसी चीज़ से कंपेयर करें जिससे हम इसको आसानी से रिलेट कर पाएँ। अगर हमारे पास दो चार्ज 1 कूलाम और 1 कूलाम का हो और उसको हम 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे रख दें, तो उनके बीच का जो रिपल्सन फोर्स होगा वो पार्लियामेंट ऑफ रोमानिया के वेट के इक्वल होगा। पार्लियामेंट ऑफ रोमानिया जो कि अर्थ पर सबसे हैवीएस्ट बिल्डिंग है, उन 1 कूलाम और 1 कूलाम चार्ज के बीच का जो रिपल्सन फोर्स होगा वो उस पार्लियामेंट ऑफ रोमानिया की बिल्डिंग के वेट के इक्वल होगा। ये एक्चुअल में बहुत बड़ा फोर्स है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्जेस। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज से डील कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा क्यों? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। वाटर जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें कंटिन्यूअस दिखाई देता है, बट वही वाटर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें डिस्क्रीट नेचर का दिखाई देता है। वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है जो कि उसके डिस्क्रीट नेचर को शो करता है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वाटर भी एक तरीके से क्वांटाइज्ड होता है। सेम इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें कंटिन्यूअस दिखाई देता है, बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पर वो डिस्क्रीट नेचर को शो करता है। इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। अगर हमें किसी बॉडी के ऊपर 1 माइक्रो कूलाम चार्ज को प्रोड्यूस करना हो जो कि एक लार्ज चार्ज है, तो हमें उस बॉडी के पास 10⁻13 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना होगा। उस जो 1 माइक्रो कूलाम चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन का 10⁻13 टाइम्स है। बट अगर हमें किसी बॉडी पर स्मॉल चार्ज 8 × 10⁻19 माइक्रो कूलाम, अगर मुझे इतना चार्ज डेवलप करना हो तो हमें मात्र 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें 10⁻13 टाइम्स इतने गुना इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ती है। वहीं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें ओनली 8 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होती है। 8 इलेक्ट्रॉन वो तो हमें डिस्क्रीट नेचर के दिखाई देंगे, ऐसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हमें क्वांटाइज दिखाई देंगे। बट इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो हमें क्वांटाइज नहीं दिखाई देगा, बल्कि वो हमें कंटिन्यूअस दिखाई देगा, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम चार्ज उस बॉडी पर प्रोड्यूस करने के लिए हमें उसको लगातार इलेक्ट्रॉन देने ही पड़ेंगे, देते जाओ। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है
जो इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड पर डिपेंडेंट नहीं करता, वो स्पीड इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि रेस्ट में भी और मोशन में भी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दैट इज़ क्यू रेस्ट इज इक्वल टू क्यू मोशन। बट मास के साथ ऐसा नहीं है। जो किसी बॉडी का जो मास होता है वो डिपेंड करता है उसकी स्पीड के ऊपर। एज एन ऑब्जेक्ट मूव फास्टर इट्स मास इंक्रीजेस। उसको हम कुछ इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, जहाँ पर एम नॉट जो है उसको हम बोलते हैं रेस्ट मास, यानी कि जब वो बॉडी रेस्ट में रही होगी तो उसका मास, और एम जो है यहाँ पर ये मास ऑफ मूविंग बॉडी है, और ये जो v है वो उसकी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो c है वो है स्पीड ऑफ लाइट। जैसे 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 उस ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, वैसे ही उसके मास में सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जिस तरीके से हमने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, सेम उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल चार्ज ऑफ आ आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व्ड होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल से उसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी। इन बॉडीज़ को आपस में रब करने से किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे दूसरी बॉडी में। इलेक्ट्रॉन किस बॉडी से किस बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे ये डिपेंड करता है किसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे दूसरी बॉडी में। तो यहाँ पर रबिंग करने के बाद बॉडी ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बॉडी बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बॉडी बी के पास पहुंचेंगे। तो दोनों के ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो इक्वल अमाउंट में होगा, बट दोनों का जो नेचर होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। तो अगर हम इस सिस्टम के इनिशियल चार्ज की बात करें तो इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी। क्यू ए का मतलब चार्ज ऑन बॉडी ए और क्यू बी का मतलब चार्ज ऑन बॉडी बी। क्योंकि इनिशियली दोनों बॉडीज़ न्यूट्रल थी तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा पूरे सिस्टम का वो हो जाएगा 0। अगर हम आफ्टर रबिंग बात करें तो दोनों के ऊपर चार्ज को अगर हम देखेंगे, मान लेते हैं बॉडी ए से बॉडी बी में n इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हुआ है, जिससे बॉडी बी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, बट सेम अमाउंट का चार्ज पॉजिटिव में बॉडी ए के ऊपर डेवलप होगा। तो अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं तो बॉडी ए पर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा n इंटू प्लस ऑफ ई, और जो बॉडी बी पर चार्ज होगा वो हो जाएगा n इंटू माइनस ऑफ ई। ये हो जाएगा n माइनस प्लस एनी माइनस एनी, और ये हो जाएगा 0। तो इनिशियली यानी कि सिस्टम में जो इनिशियल चार्ज पहले था और सिस्टम में रबिंग के बाद जो फाइनल चार्ज हुआ उन दोनों की वैल्यू 0 है। इसका मतलब उस सिस्टम के अंदर ना तो चार्ज प्रोड्यूस हुआ और ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ। जो नेट चार्ज था वो अगर इनिशियल में 0 था तो लास्ट में ही हमको 0 मिला। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको समझ लेते हैं। जितने भी न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन और केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो होता है। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम। जब यूरेनियम का फिजन होता है तो वहाँ पर वो 2 एटम्स में स्प्लिट हो जाता है, बेरियम क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉनों का प्रोडक्शन भी होता है। साथ ही हीट और रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम बात करें जितने भी न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं
उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन वहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो अगर हम बिफोर फिजन अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को काउंट करें तो वो हो जाएगा 0 + 92। 0 + 92 दैट इज़ इक्वल टू 92। और अगर हम आफ्टर फिजन बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन की, तो वहाँ पर हो जाएगा 56 + 36। 56 + 36 दैट इज़ इक्वल टू 92। पहले यहाँ पर अगर हम बिफोर फिजन नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो वो था 0 + 92 दैट इज़ इक्वल टू 92। और लास्ट में बात करें तो 56 + 36 इज़ इक्वल टू 92। यानी कि बिफोर एंड आफ्टर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। एनहिलेशन ऑफ मैटर एंड पेयर प्रोडक्शन, ये भी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को फॉलो करते हैं। तो एनहिलेशन ऑफ मैटर में एक पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं और गामा रे फोटॉन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम पार्टिकल की बात करें, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और उसका जो एंटी पार्टिकल है वो है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और उसका एक एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं गामा रे फोटॉन। और हमें पता है जो फोटॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है माइनस का ई का, बट जो पॉजिट्रॉन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस ई। तो यहाँ पर माइनस ई प्लस ई चार्ज कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो लास्ट में रिजल्ट मिलेगा वो होगा न्यूट्रल। तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को फॉलो कर रहा है। पेयर प्रोडक्शन में जो फोटॉन्स होते हैं वो मेटेरियलाइज होते हैं और पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। जो एनिहिलेशन ऑफ मैटर होता है, जो पेयर प्रोडक्शन होता है वो एनिहिलेशन ऑफ मैटर का जस्ट अपोजिट होता है। वहाँ पर पार्टिकल्स फोटॉन्स में कन्वर्ट हो रहे थे और पेयर प्रोडक्शन में जो फोटॉन्स यानी कि एनर्जी है यानी कि रेडिएशन है वो मेटेरियलाइज होकर पार्टिकल्स का फॉर्म कर रही थी। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं जिसमें कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी फॉलो होता है। एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम रियल नंबर्स के जैसे ऐड कर सकते हैं। चार्जेस ऐड अप लाइक रियल नंबर्स और दे आर स्केलर लाइक मास ऑफ अ बॉडी। जैसे किसी बॉडी का मास एक स्केलर क्वांटिटी है, सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी है जिसके डिफरेंट पार्ट पर कुछ डिफरेंट चार्जेस हैं। यहाँ पर है प्लस Q1, यहाँ पर है प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5। तो अगर हम इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज को कैलकुलेट करेंगे तो हम इन सारे चार्जेस को अलजेब्रिकली सम कर लेंगे। तो Q नेट इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस ऑफ Q3 प्लस Q4 माइनस ऑफ Q5। तो जो नेट चार्ज होगा उसको हम अलजेब्रिक सम करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक रॉड है जिसके ऊपर कुछ चार्ज प्रेजेंट है जो +7 कूलाम माइनस 4 कूलाम एंड +2 कूलाम। तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो हो जाएगा +7 कूलाम +2 कूलाम माइनस 4 कूलाम। तो 7 और 2 हो जाएगा 9 कूलाम माइनस 4 कूलाम इज इक्वल टू हो जाएगा 5 कूलाम। तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उसको हम सिंपल अलजेब्रा के थ्रू ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एसोसिएशन विथ मास, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो मास के साथ एसोसिएटेड होते हैं।
चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर कहीं पर मास प्रेजेंट है तो वहाँ पर चार्ज प्रेजेंट भी हो सकता है और चार्ज अब्सेंट भी हो सकता है, बट अगर कहीं पर मास अब्सेंट है तो वहाँ पर चार्ज पक्का प्रेजेंट नहीं होगा। विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो मास अगर मास प्रेजेंट है तो चार्ज प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयन इन सब के पास मास भी है और इन सब के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज भी है। बट जो एटम होते हैं और जो न्यूट्रॉन, एटम और न्यूट्रॉन, इनके पास मास तो प्रेजेंट है बट इनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। मास और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो फर्स्ट डिफरेंस है कि मास जो होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट डिफरेंस ये था। सेकंड है टोटल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। किसी बॉडी का जो मास होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बट किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है और वो ज़ीरो भी हो सकता है। थर्ड डिफरेंस है मास ऑफ एन बॉडी स्पीड डिपेंडेंट। किसी बॉडी का जो मास होता है वो स्पीड डिपेंडेंट होता है, बट जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो स्पीड इंडिपेंडेंट होता है। वो स्पीड के ऊपर किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एंड लास्ट डिफरेंस है फोर्स प्रोड्यूस बाय मास ऑलवेज अट्रैक्शन, फोर्स प्रोड्यूस बाय चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्सन। मास के थ्रू जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो हमेशा अट्रैक्शन का होगा, बट दो चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है। इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ के बारे में समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड और स्कूलमेट्स को ये वीडियोस ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।